डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। हमें दिया है अणु सूत्र C4H8O2 वाले कार्बनिक यौगिक का जब तनु H2SO4 से जल अपघटन कराया जाता है तब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल A तथा एक अल्कोहल B प्राप्त होता है। B को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल A प्राप्त होता है और A को P2O5 के साथ गर्म करने पर इस अम्ल का एनहाइड्राइड C प्राप्त होता है। इस एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराने पर पुनः अम्ल A प्राप्त होता है। A, B, C को पहचानिए तथा उनसे संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो जितना बड़ा ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उससे ज्यादा ये आसान है। तो 2024 में 5 नंबर में ये पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने इसे कुछ इस तरह से लिख दिया ताकि ये क्वेश्चन हमें समझ में आ जाए और हम A, B, C को पहचान पाए और केमिकल रिएक्शन बोले तो रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन को लिख सकें। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं आज के अपने इस प्यारे से क्वेश्चन को। तो उसने हमें दिया एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र था C4H8O2 और इसका तनु H2SO4 से जल अपघटन कराओगे, हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमें A और B प्राप्त होगा। A कौन है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और B कौन है? एक अल्कोहल है। फिर आगे वो कहता है कि B को H2CrO4 बोले तो क्रोमिक अम्ल से ऑक्सीकृत करने पर हमें A प्राप्त होता है। A कौन है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब A को P2O5 के साथ गर्म करोगे तो C प्राप्त होगा। C कौन है? इस अम्ल का एनहाइड्राइड है। ये कौन है? अम्ल का एनहाइड्राइड। होता क्या है मैं आपको रिएक्शन में समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। इसे बोल सकते हो अम्ल का एनहाइड्राइड या लिख सकते हो एसिड एनहाइड्राइड। अब अम्ल का एनहाइड्राइड का एसिड एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराने पर पुनः हमें A प्राप्त हो जाता है। A कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलिए, अब ये तो था आपका बेटा क्वेश्चन। ताकि आपको ये समझ में आ जाए तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया। अब आपको जो लिखना है एग्जाम में वो समझो। देखो, अब पहली लाइन ये है आपकी, पहली रिएक्शन आपकी ये है। तो इसमें क्या कह रहा है वो? इस यौगिक का तनु H2SO4 से जल अपघटन कराने पर। इसे समझिए। देखो, ये कौन है? एक एसिड है और ये कौन? जल है। तो हम इसे बोल सकते हैं अम्लीय जल अपघटन। क्या बोल सकते हैं? अम्लीय जल अपघटन। इंग्लिश में बोल सकते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोल सकते हो? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। देखो, जब आपने इस यौगिक का अम्लीय जल अपघटन कराया तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल प्राप्त हुआ। अल्कोहल प्राप्त हुआ? जी सर, ऐसा ही हुआ। तो बस याद रखो बच्चों कि जब हम जिस यौगिक का अम्लीय जल अपघटन कराएं और उस यौगिक से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल प्राप्त हो तो समझ जाओ कि वो यौगिक जो है वो एक एस्टर है। अब एस्टर क्या होता है सर? देखो, इसे लिखो ऐसे CH3COO C2H5। देखो, इधर भी कार्बन चेन है और बीच में आ गया COO, तो इसे बोलते हैं हम एस्टर। अब क्या पता ये वही है? चलिए चेक कर लेते हैं। कार्बन कितने हैं यहां पर? 2, 3 और 1 4। सर कार्बन 4 हैं। हाइड्रोजन 3 ये 5 ये कितने हो गए सर? 8 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो देख लो, चेक कर लो, वही है। सही समझ में आ गया? ये है एस्टर। तो हमने जान लिया एस्टर का अम्लीय जल अपघटन करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल प्राप्त होता है। इसका नेम जान लो। देखो, ये एथिल और ये कौन? एसीटेट। तो इसका नेम हो गया एथिल एसीटेट। इंग्लिश में लिख लो चाहे हिंदी में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ लिया। या आप बोल सकते हो एथाइल एसीटेट। और सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? देखो, एथेनोएट। क्या नेम होगा? एथिल एथेनोएट। तो अम्लीय जल अपघटन कराने पर एस्टर से क्या प्राप्त होता है सर? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये अभी हमने सीखा है। तो तनु को आप लिख सकते हो चाहे डाइल्यूट लिख दो। चलो इंग्लिश में लिख दो डाइल्यूट शॉर्ट में लिख दिया। और यहां लिख दिया आपने सल्फ्यूरिक एसिड और ये लिख दिया H2O।
देखो अब इस रिएक्शन को कैसे याद करो उससे समझो भैया। क्रियाविधि नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, केवल आपको मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं कैसे आप याद कर पाओगे। इस वाली बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जी सर बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो, सही है। जल अपघटन करने का मतलब जल का टूटना, तोड़ दिया, ये पॉजिटिव बनेगा, चलो ऊपर दिखा देता हूं, ये पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव, इसी तरह से ये बॉन्ड तोड़ दो, ये पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव। बस अब पॉजिटिव नेगेटिव का खेल शुरू हो गया है। इस पॉजिटिव को इससे जोड़ो और इस वाले नेगेटिव को इस कार्बन से जोड़ दो, बताओ क्या बना। देखो भी पहले में से जोड़ लिया हूं सर, CH3C डबल बॉन्ड O, अभी जुड़ जाओ कार्बन से आकर, ए बन गया ये, सही है। और इस H को मैं इससे जोड़ लिया हूं तो क्या बना, देखो C2H5OH, सही है। चलिए रफ कर दो मैं इसे, इनके नेम क्या होंगे इसे नोट कर लो, करना चाह रहे हो तो कर लिया। देखो बेटा इनके नेम मैं आपको समझा दूंगा, पूरी टेबल बनाकर इनके कॉमन नेम, IUPAC नेम पूरा समझा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। पहले देख लो क्या बना ये आपका। इसे चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, या CH3COOH, ये बना आपका A और ये बना आपका B। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आपका एक एल्कोहल है। इनके नेम क्या होंगे सर, अरे बेटा मैं आपको टेबल बनाकर समझा दूंगा, सही है। कैसे आपको लिखना है एग्जाम में बता दूंगा, आप टेंशन मत लो। अभी इतना समझो, ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, जी सर समझ में आ गई। अब B उठाओ, B कौन है, C2H5OH, सही है सर उठा लिया। क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है वो। मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, CH3CH2OH, जी सर लिख सकते हो। कार्बन कार्बन कितना होगा सर, 2 कार्बन और 2 3 ये 2 ये, तो हाइड्रोजन होगा 5, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्रोमिक अम्ल से ऑक्सीकृत करने पर हमें क्या बनता है, A प्राप्त होता है, और A कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान समझो, ये लिखा मैंने यहां पर क्या, नवजात ऑक्सीजन। क्या है ये, नवजात ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। और उसने हमें दिया है क्रोमिक अम्ल H2CrO4। बेटा ये जो होता है ना, ये एक पिर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। क्या होता है, पिर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जब आप पिर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ ले रहे हो तो बेटा अल्कोहल जो होगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगी। बात समझ रहे हो, यहां जो प्रोसेस होगी वहां होगी ऑक्सीकरण, बोले तो ऑक्सीडेशन। वो क्या होता, बस इतना याद रखो, बस इतना याद रखो यहां के लिए, हाइड्रोजन निकाल दो, ऑक्सीजन जोड़ दो। हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना ही तो होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। बस CH3CO आ गया। अब बाकी इसे जोड़ दो, बन गया कौन आपका ये सर, हमारा फिर बन गया A, सही है, यही बन गया जी सर। अब क्या करना है, अब जो हमारा A बना है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, उसको P2O5 के साथ गर्म करो तो क्या बनेगा, C बनेगा। C जो होगा वो इसका एनहाइड्राइड होगा। अब एनहाइड्राइड क्या होता है वो अब मैं आपको समझाऊंगा, बारी आ गई अब समझाने की उसकी। तो देखिए मैंने उठा के रखा इसको यहां पर COOH और गर्म करना है P2O5, सही है, P2O5 के साथ गर्म करना है तो हमें C प्राप्त होगा। देखो, और C कौन है, आपका अम्ल का एनहाइड्राइड है, बोले तो एसिड एनहाइड्राइड है। देखो होते क्या है, सही, जैसे कोई यौगिक है, इस यौगिक, ये यौगिक है, मैंने यहां कोई अभिकर्मक लिया, मान लो X अभिकर्मक लिया, और इस यौगिक में से जल के अणु निकल गए, जल के अणु क्या होगा, निकल गए, और मुझे कोई B प्राप्त हुआ। तो इस यौगिक में से जल के अणु निकलने के बाद जो यौगिक प्राप्त होगा, जो कंपाउंड प्राप्त होगा, वो कंपाउंड इस वाले यौगिक का एनहाइड्राइड कहलाएगा। बात समझ में आ गई, क्या समझ में आई, कि मैंने कोई अभिकर्मक लिया, उस अभिकर्मक ने क्या करा, इस वाले यौगिक से जल के अणु को निकाल दिया, और जल के अणु निकलने के बाद मुझे ये वाला यौगिक प्राप्त हुआ, तो ये यौगिक जो बना है वो इस वाले यौगिक का एनहाइड्राइड कहलाएगा। आसान भाषा में ये हो गई सर, यौगिक में से जल के अणु निकलने के बाद जो यौगिक प्राप्त होता है वो उस वाले यौगिक का, जिसमें से जल के अणु निकले हैं, उसका एनहाइड्राइड कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस वाले यौगिक में से जल के अणु निकालने होंगे, और जल के अणु निकालने के लिए जो हम अभिकर्मक लेंगे, जो रिजेंट लेंगे, वो लेंगे निर्जलीकारक, सही है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, निर्जलीकरण होगा नहीं, निर्जलीकरण का मतलब जल के अणु को निकलना, तो जल के अणु को निकालने वाला जो अभिकर्मक होता है उसे कहते हैं निर्जलीकारक,
बोले तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहां पर P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है वो एक निर्जली कारक की तरह काम करेगा, वर्क करेगा। समझ में आ गई बात? तो यहां से जल के अणु क्या होगा, निकलेंगे। तो जल के अणु निकालने के लिए हाइड्रोजन चाहिए तो जी सर, और ये आपके पास अणु है एक, तो इसका मतलब है कि आपको यहां पर एक और अणु, एक और मॉलिक्यूल लेना होगा, एक और मोल लेना होगा। ले लिया, बस ऐसे याद करो, यहां से H निकाल लो और यहां से OH निकाल लो, जल के अणु निकल गए। बचा क्या सर, ये बचा हमारा ऊपर CH3CO, जी सर CH3CO, और नीचे बचा CH3CO, सर सही है CH3CO बचा। यहां बचा क्या, एक O, इस O को यहां पर लिख दो ऐसे करके, और इसे इससे मिला दो, सही है। तो ये बना आपका C, जो कि एक अम्ल का एनहाइड्राइड है। किसका, इसका एनहाइड्राइड ये है। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? अगर चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या करके लिख दूं, या कर दूं, या और कर दूं, बात तो एक ही है इंग्लिश में, सही। देखो बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O, जी सर, ऐसे नीचे करो CH3C डबल बॉन्ड O, ये बचा, जोड़ दो O। नाम क्या है सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का बाबा। देखो अब वो क्या कहता है कि जो C बना है उस C का जल अपघटन कर दो, पुनः A प्राप्त हो जाएगा। यहां से एक बात और समझ में आ रही है हमारे? सर क्या, अभी बताऊंगा, रुक जाओ। जल अपघटन कर दो, मैं इसे HOH लिख दूं, लिख सकते हो। अब देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। इतना ऐसे याद करो, जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो बेटा ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव, जी सर। मैं इस वाले बॉन्ड को तोड़ दूं तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव को मिला दो, कंपाउंड बन के तैयार। देखो मिलाओ, ये बना, देखो CH3, C डबल बॉन्ड O, इससे होगा OH, जुड़ गया OH, एक मॉलिक्यूल ये बना, बोलो। और दूसरा क्या बनेगा, नीचे लिखा दूं प्लस करके, प्लस CH3, सर CH3C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर कौन जुड़ जाएगा आकर H। चाहे सिंगल बॉन्ड करके H दिखा, ऐसे दिखा दो, मर्जी है आपकी सर, मर्जी के मालिक हो सर आप, ये ऐसे दिखा सकते हो। तो ये क्या बन गया, इस तरह सीधा करके लिखो तो ये बनेगा CH3COOH के 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल बन गए, सही है। 2 मोल प्राप्त हो गए आपको, किसके, एसिटिक एसिड के। ये कौन है बना, पुनः A, देख लो, पुनः A, यही है बन। अब एक बात समझो बहुत ध्यान से, जो मैं आपको बता रहा था, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बेटा, देखो आपका C बना, C कौन था सर, ये C है अम्ल का एनहाइड्राइड, सही। आपने जल अपघटन कराया, हाइड्रोलिसिस कराया, आसान लफ्जों में कह दो सर हमने इसकी जल से क्रिया कराई, और जल से क्रिया कराने के बाद हमें पुनः A प्राप्त हो गया। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, देखो सुनो, ये कौन है आपका, सर हमारा A है, एसिड है, और एसिड का एनहाइड्राइड कौन है, C है, और एनहाइड्राइड का जल अपघटन करने के बाद हमें पुनः A प्राप्त हो गया। बस यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं, इसे समझो बेटा। जो एनहाइड्राइड होते हैं, अगर हम उनकी क्रिया जल से करा दें, हम उनका जल अपघटन करा दें, तो हमें पुनः वो ही यौगिक प्राप्त हो जाते हैं जिसका वो एनहाइड्राइड था। ये एनहाइड्राइड था, इसका, और हमने क्रिया करा दी जल से, तो हमें फिर पुनः वो ही प्राप्त हो गया। तो एनहाइड्राइड की जल से क्रिया कराने पर हमें वो पुनः प्राप्त हो जाते हैं जिनके वो एनहाइड्राइड होते हैं। तो पता चल गया A कौन, B कौन, C कौन। चलिए नोट कर लो इसे। अब अगर चाहो तो आप इसके स्थान पर ये लिख लो, यहां पर, इसके स्थान पर यहां पर लिख दो 2CH3COOH, चाहे ऐसे रहने दो, मर्जी आपकी। तो चलिए फिर अब जो हमारे ABC कंपाउंड बने हैं, यौगिक बने हैं, उनके हम कॉमन नेम बोले तो सामान्य नाम और IUPAC नेम भी समझ लेते हैं। देखिए जो A था वो था CH3COOH, और इसका जो कॉमन नेम होगा, IUPAC नेम होगा, वो होता है एसिटिक एसिड। चाहे हिंदी में लिख लो एसिटिक अम्ल, चाहे इंग्लिश में लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ लिया। और इसका IUPAC नेम होता है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। अब जो B बना वो था C2H5OH,
इसका जो कॉमन नेम होगा, सामान्य नाम होगा, वो होता है एथिल एल्कोहल, या पढ़ सकते हो एथाइल एल्कोहल, और आईयूपीएसी नेम होता है एथेनॉल। इसी तरह से जो सी कंपाउंड बना उसे चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, आपकी है मर्जी। और इसका जो कॉमन नेम है, सामान्य नाम होगा, वो होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, और आईयूपीएसी नेम या आईयूपैक नेम जो होता है एथेनोइक एनहाइड्राइड होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।